नमस्कार साथियों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। थोड़ी कल्पना कीजिए, एक निर्धन अनाथ विधवा, उसकी छोटी सी झोपड़ी जिसमें उसका संपूर्ण जीवन बीता है और सामने खड़ा है गांव का प्रभावशाली भूस्वामी अर्थात जमींदार, जो उसी झोपड़ी पर अधिकार करना चाहता है। परंतु इस छोटी सी कथा में एक ऐसा संदेश छिपा है जो आज भी उतना ही सार्थक है जितना सन 1901 में था। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना, एक टोकरी भर मिट्टी। लेखक हैं माधवराव सप्रे। तो आइए आरंभ करते हैं। ये है आज की हमारी कथा, एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक श्री माधवराव सप्रे हैं। यह रचना सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और संवेदना की दृष्टि से इसे हिंदी की प्रथम कहानी होने का सम्मान प्राप्त है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके लेखक के विषय में। माधवराव सप्रे का जन्म सन 1871 में पथरिया गांव, जिला दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आरंभ में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार थे, अर्थात एक अभियांत्रिकी पृष्ठभूमि से निकलकर सप्रे जी ने हिंदी पत्रकारिता और साहित्य में इतना बड़ा योगदान दिया, यह अपने आप में एक प्रेरणादायक है। अब देखते हैं उनकी पत्रकारिता, यात्रा और उपलब्धियां। तो सप्रे जी की उपलब्धियों की सूची वास्तव में प्रभावशाली है। सन 1900 में उन्होंने पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 1909 में नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन आरंभ किया। इसके पश्चात तिलक जी के केसरी पत्र से, केसरी जो कि संस्कृत का पत्र था, केसरी पत्र से प्रेरित होकर उन्होंने हिंदी केसरी का प्रकाशन आरंभ किया और बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित गीता रहस्य का हिंदी में अनुवाद भी किया। सन 1919 में जबलपुर से कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, जिसका संपादन भार उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी को सौंपा। सन 1921 में उन्होंने प्रथम कन्या राष्ट्रीय विद्यालय जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना की और सन 1924 में वे हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून के सभापति चुने गए। अर्थात सप्रे जी केवल एक कथाकार ही नहीं, वरन पत्रकारिता, अनुवाद और शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी व्यक्तित्व थे। अब चलिए जानते हैं आज की कथा के विषय में कुछ आवश्यक तथ्य। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और यह मात्र 600 शब्दों की लघु रचना है। यह अत्यंत रोचक तथ्य ध्यान में रखिए। इस कथा में लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता से केवल विधवा की पोती की आयु का उल्लेख किया है, अन्य किसी पात्र की आयु नहीं बताई गई है। यह लेखक की संयमित लेखन शैली को दर्शाता है। इस कथा में मुख्य रूप से तीन विषय हैं: सामंती शोषण, वर्ग भेद और मातृभूमि के प्रति प्रेम। इतने कम शब्दों में इतने गहन विषयों को समेटना ही इस कथा की सबसे बड़ी विशेषता है। कथा के आरंभ में लेखक स्वयं हमें परिचित कराते हैं एक निर्धन अनाथ विधवा से, जिसकी झोपड़ी एक धनी भूस्वामी के महल के समीप है। भूस्वामी अर्थात जमींदार उस झोपड़ी पर अधिकार करना चाहता है क्योंकि वह अपने महल का विस्तार करना चाहता है, परंतु उस विधवा के लिए झोपड़ी केवल एक घर नहीं, इसी में उसके पति और इकलौते पुत्र का देहांत हुआ था। यहीं उसकी अंतिम स्मृतियाँ बची हैं। इसके पश्चात भी भूस्वामी अपने प्रभाव और वकीलों के बल पर न्यायालय से झोपड़ी पर अधिकार करा लेता है और असहाय विधवा को वहां से निकाल देता है। और यहीं से आरंभ होती है सामंती शोषण का वह चित्रण जो इस कथा को इतना सार्थक बनाता है। अब हम कहानी को अक्षरशः पढ़ेंगे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी।
अब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वह वहाँ से नहीं निकलना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। जब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो ही गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने तो बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि उस झोपड़ी में से केवल एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उसे उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपना सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। अब आइए जानते हैं इस कहानी को लेकर विद्वानों के क्या विचार हैं। डॉक्टर सत्यकाम कहते हैं, ऊपरी दृष्टि से यह भूस्वामी के अत्याचार की कथा प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में यह मातृभूमि से जुड़ाव की कथा है। अर्थात यह कथा केवल शोषण की कथा नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में है भूमि और अपने जड़ों के प्रति गहरी भावनात्मक लगाव। अब सुनिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्यिक मूल्यांकन। डॉक्टर गोपाल राय अपनी पुस्तक हिंदी कहानी का विकास भाग 1 में लिखते हैं कि 1900 से 1905 के मध्य लिखी गई कथाओं में माधवराव सप्रे की यह रचना पाश्चात्य कहानी की अवधारणा के सबसे निकट प्रतीत होती है। वे आगे कहते हैं कि यह कथा 19वीं शताब्दी में हिंदी में प्रकाशित समस्त गद्य कथाओं से स्वभाव से पूर्णतः भिन्न है। मात्र 600 शब्दों की इस कथा में एक निर्धन असहाय विधवा के स्वाभिमान की संवेदना का क्षण ही केंद्र बिंदु में है। और सबसे रोचक बात, डॉक्टर गोपाल राय इस कथा की तुलना पश्चिमी कथाकारों में हेनरी मोपासा से नहीं बल्कि चेखव से अधिक निकट मानते हैं। तो साथियों, यह थी एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की एक ऐसी रचना जिसे मात्र 600 शब्दों में शोषण, स्वाभिमान और मातृभूमि प्रेम जैसे गहन भावों को अमर कर दिया। यदि आपको यह विवेचना पसंद आई हो तो वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल का अनुसरण करना ना भूलिए और टिप्पणी में बताइए इस कथा की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अधिक स्पर्श कर गई। मैं सौरभ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।